हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जिससे इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या होगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसके कुछ इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यदि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यदि इसके अंदर से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो उसका आप आंसर प्रॉपर दे सकते हो। इसलिए मैं आपको हर एक चैप्टर के जो उसके कॉन्सेप्ट है पूरा एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखना है, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है अमालगमेशन है। तो इसमें से सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि अमालगमेशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि अमालगमेशन जो है AS14 के अंदर आता है। तो अमालगमेशन किसके अंदर आता है? AS14। तो इसके ऊपर आपको ट्रू फॉल्स भी पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि अमालगमेशन जो है वो किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर आता है। अभी अमालगमेशन में होता क्या है? इट टेक प्लेस व्हेन टू और मोर कंपनीज। कितना अमालगमेशन में कितनी कंपनी होती है? मिनिमम टू और मोर कंपनीज कम टूगेदर एंड कंडक्ट द बिजनेस अंडर द नेम एंड द स्टाइल ऑफ न्यू कंपनी। यहाँ पर क्या है, अमालगमेशन के ऊपर भी आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ पर जिसका मतलब सिंपल होता है कि जब दो कंपनी बंद होकर, दो कंपनी क्लोज होकर एक न्यू कंपनी स्टार्ट होती है और नए कंपनी को नए बिजनेस के नाम से बिजनेस करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमालगमेशन बोलते हैं। तो इस टाइप का आपको पूछा जा सकता है कि अमालगमेशन में कितनी कंपनी लिक्विडेटेड होती है। जब दो कंपनी बंद होकर जब न्यू कंपनी बनती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमालगमेशन बोलते हैं। इस टाइप के आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। मर्जर क्या होता है? amalgamation become the merger when the all the assets and liabilities are taken over book value। मर्जर में याद रखना है, इसके ऊपर कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अंडर मर्जर मेथड असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर कैसे करती कंपनी। तो अंडर मर्जर मेथड जो लाइबिलिटीज और असेट्स को टेक ओवर करती है वो बुक वैल्यू के ऊपर टेक ओवर करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मर्जर जो होता है, मर्जर क्या है? अमालगमेशन बिकम द मर्जर। अमालगमेशन ही है, लेकिन उसको मर्जर कब बोला जाता है? जब न्यू कंपनी जो रहती है असेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करती है, कौन से वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। परचेस क्या होता है? अमालगमेशन बिकम द परचेस व्हेन सम ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। तो जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है वो परचेस मेथड है। परचेस मेथड में क्या होता है? असेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोग टेकन ओवर करते हैं, लेकिन वो एग्रीड वैल्यू पे टेकन ओवर करते हैं। कैसे रहता है? एग्रीड वैल्यू पे टेकन ओवर किया जाता है यहाँ पर। परचेस कंसिडरेशन मीन्स क्या होता है? तो ये भी आपको समझ के जाना, परचेस कंसिडरेशन क्या होता है। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मर्जर में बुक वैल्यू पे हम लोग टेक ओवर करते हैं, याद रखना। परचेस मेथड में हम लोग एग्रीड वैल्यू पे टेक ओवर करते हैं। इसके ऊपर आपको ट्रू फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं। परचेस कंसिडरेशन क्या होता है? एज पर AS14 इट इज द अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जो ट्रांसफरर कंपनी पेमेंट करती है, जो ट्रांसफरर कंपनी को अमाउंट पेमेंट किया जाता है ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को, पेड टू शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, मतलब जो ओल्ड कंपनी रहती है, जो लिक्विडेटर कंपनी रहती है, उसको जो अमाउंट पेमेंट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन के दो मेथड होते हैं, पेमेंट मेथड होता है, नेट एसेट्स मेथड होता है। परचेस कंसिडरेशन के दो मेथड होते हैं, पेमेंट मेथड होता है और नेट एसेट्स मेथड होता है। पेमेंट मेथड क्या होता है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस कैश। यदि हम लोग डायरेक्टली जो भी अमाउंट पेमेंट कर देते हैं, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम या कैश बैंक में जो अमाउंट डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है? पेमेंट मेथड होता है। नेट एसेट्स मेथड में क्या होता है? असेट्स टेकन ओवर एट द एग्रीड वैल्यू। इसमें से हम लोग लेस करते हैं लाइबिलिटी से एग्रीड वैल्यू। जब हम लोग असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? नेट असेट्स मेथड बोलते हैं। अभी बुक ट्रांसफर देखो कैसे होता है यहाँ पर। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव कंफर्म मुझे लगता है आएगा स्टूडेंट, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये जो लाइन है यहाँ पे लिखा है बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर मतलब होता है ओल्ड कंपनी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है? ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज, पेड एक्सपेंसेस, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड, पेड प्रॉफिट एंड लॉस और रियलाइजेशन, ये सब क्या करते हैं? ओल्ड कंपनी के पास आता है।
कहाँ पर आता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कौन कौन से आइटम आते हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको याद रखना कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं। इसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने भी असेट्स होते हैं और जो लाइबिलिटीज हम लोग पेड करते हैं, ट्रांसफर वाला नहीं, ऑल असेट ट्रांसफर वाला डेबिट साइड में रियलाइजेशन क्या आता है, और जितने भी लाइबिलिटीज हम लोग पेड करते हैं आता है। एक्सपेंस कोई रहा वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। कोई लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे कोई लॉस रहेगा, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट होता है जो, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है, ऑल आउटसाइडर लायबिलिटीज आता है। परचेस कंसिडरेशन जो रहता है, इसका एक इफेक्ट आपका रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। एसेट्स रियलाइज आता है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आता है। लॉस ऑन रियलाइजेशन आता है। तो ये सब आइटम कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड में क्या क्या आता है, शेयर्स कैश इन ट्रांसफरी कंपनी, मतलब ट्रांसफरी कंपनी जो कैश पेमेंट करती है, जो शेयर देती है, या रियलाइजेशन लॉस कोई रहता है, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस जो रहता है, या मिसलेनियस कोई खर्चे होते हैं जो कि आपको असेट साइड में दिए रहते हैं, ये सब इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड में जाता है। कल के एग्जाम में आपको देखना है, इसके अंदर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर बना रहेगा। इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और रियलाइजेशन यदि प्रॉफिट आया रहता है तो ये आ जाता है यहाँ पर। डेबिट साइड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्या क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी का प्रेफरेंस शेयर यदि रहेगा, और कैश यदि कोई रिसिप्ट किया रहेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो आएगा। और क्रेडिट साइड क्या आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, बस एक ही आइटम यहाँ पर आता है। ट्रेड आउटसाइडर लायबिलिटीज क्या क्या होता है, पेंशन फंड को भी हम लोग आउटसाइडर लायबिलिटीज मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। ट्रेड आउटसाइडर लायबिलिटीज को याद रखना, पेंशन फंड को भी आउटसाइडर लायबिलिटीज माना जाता है, प्रोविडेंट फंड को भी आउटसाइडर लायबिलिटीज माना जाता है, ग्रेचुटी को भी आउटसाइडर लायबिलिटीज माना जाता है। और कौन से रिजर्व को रिजर्व हम लोग ट्रीट करते हैं, सिंगिंग फंड को भी हम लोग रिजर्व ही मानते हैं, इसको आउटसाइडर लायबिलिटीज हम लोग नहीं मानते। पेंशन फंड आउटसाइडर लायबिलिटीज होता है, प्रोविडेंट फंड आउटसाइडर लायबिलिटीज होता है, ग्रेट्यूटी फंड आउटसाइडर लायबिलिटीज होता है। ट्रीटेड एज ए रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, सिंगिंग फंड रिजर्व होता है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी रिजर्व है आपका, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सबको रिजर्व माना जाता है। अमालगमेशन एक्सपेंसेस जो रहता है, यदि अमालगमेशन मतलब रियलाइजेशन के जो खर्चे होते हैं लिक्विडेशन का, पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी पेमेंट करेगी, तो एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनता है। यदि ये न्यू कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी पेमेंट करेगी तो नो एंट्री, कोई भी एंट्री ओल्ड कंपनी के अंदर नहीं आता है। यदि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफरर कंपनी पेमेंट करेगी तो एंट्री जो बनता है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बनता है। बट यही खर्चा यदि ट्रांसफरी कंपनी मतलब न्यू कंपनी पेमेंट करेगी तो ओल्ड कंपनी के अंदर इसका कोई भी जनरल एंट्री नहीं आता है। बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी, परचेसिंग मतलब न्यू कंपनी के अंदर जो बुक रहता है उसके अंदर क्या आता है, मर्जर में यहाँ पे देखते हैं अकाउंट फॉर परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले हम लोग जो बिजनेस परचेज करते थे एंट्री बन जाता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर कंपनी। फिर उसके बाद असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर का एंट्री आता है, जितने भी असेट्स रहते हैं डेबिट करते हैं, जितने भी लायबिलिटीज रहता है क्रेडिट करते हैं। रिजर्व रहेगा कोई तो क्रेडिट हो जाएगा और बिजनेस परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी डिफरेंस रहता है तो हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जैसे असेट्स हो गया और लायबिलिटीज हो गया और बिजनेस परचेस आपने लिख दिया। यदि यहाँ पर एक क्रेडिट वाला ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और एक कम है, यहाँ पे डिफरेंस आया तो गुडविल आता है। डेबिट में डिफरेंस आता है तो गुडविल आता है। और यदि आपका डेबिट साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट में कम आया तो कैपिटल रिजर्व आता है। तो आपको याद रखना कि ऐसे आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और रही बात पीसी डिस्चार्ज, जब पीसी हम लोग डिस्चार्ज करते हैं
तो जो भी लिक्विडेटर कंपनी रहती है उससे डेबिट कर देते हैं। इक्विटी शेयर दिया तो इक्विटी शेयर को क्रेडिट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिट कर देंगे, कैश देंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अभी लिक्विडेशन के जो खर्चे रहते हैं, यदि न्यू कंपनी पेमेंट करेगी तो न्यू कंपनी की बुक में एंट्री आएगा। इसके पास रिजर्व रहेगा तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा। अकाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, यहाँ पे सेम वही बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर कंपनी आता है, वही एंट्री रिपीट हुआ है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस जो आता है यहाँ पर, तो हम लोग कहाँ पर गुडविल और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। यदि स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करने के लिए बोला तो एंट्री क्या बनेगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व को यदि मेंटेन करना है तो हमारा एंट्री बन जाता है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट को हम लोग को क्रेडिट करना पड़ता है। यदि स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया है तो आपको सब में बोले या ना बोले इसको हम लोग को मेंटेन करना ही पड़ेगा। प्रोविजंस यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो सकता है, पेंशन फंड हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो गया इज और डेप्रिसिएशन, ये सब ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ओनली। ये सब कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में से ट्रांसफर करते हैं। यदि यहाँ पे लिखा कैश बैंक नॉट टेकन ओवर, यदि है इट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यदि कैश को न्यू कंपनी नहीं टेक ओवर कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करने का इसको। गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क सबको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आप लोग को अमालगमेशन के सम सॉल्व करते समय ये सब कन्फ्यूजन आ सकता है, तो इसके अंदर आपको सब कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। दूसरा चैप्टर जो आपका है वो आपका है फॉरेन करेंसी का। यहाँ पर क्या है, अब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द रिपोर्टिंग करेंसी यूजिंग द बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। रिपोर्टिंग करेंसी मतलब क्या होता है, जिस कंट्री में हमारा बिजनेस उस कंट्री की जो करेंसी रहती है उसे हम लोग रिपोर्टिंग करेंसी बोलते हैं। दूसरा हम लोग का फॉरेन करेंसी मतलब क्या, जिस कंट्री से हम लोग परचेज कर रहे हैं सोल्ड कर रहे हैं तो उसको जो पेमेंट करते हैं दूसरा डॉलर में ट्रांजेक्शन, उसको हम लोग फॉरेन करेंसी बोलते हैं। लिखा द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डेट व्हेन द ट्रांजेक्शन इज रिकॉग्नाइज। बोलता डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सा रहता है, जिस डेट को हम लोग ने ट्रांजेक्शन किया उसको ही हम लोग मान के चलते हैं। मॉनेटरी आइटम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है एक बार पढ़ लेना, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कल के आपके क्वेश्चन में मिल जाए। मॉनेटरी आइटम क्या है, मॉनेटरी आइटम इंक्लूड होता है मनी होता है, हेल्ड इन कैश, कैश सिक्विलेंट कोई भी आइटम रहेगा, अकाउंट रिसीबल मतलब बिल्स रिसीबल हो गया, बिल्स पेबल हो गया, शुड बी रिपोर्टेड एज ए क्लोजिंग रेट। और इसको हम लोग रिकॉर्ड भी कौन से रेट पे करते हैं, ये सबको क्लोजिंग रेट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। जो क्लोजिंग रेट चलता रहता है उसके रेट पे रिकॉर्ड होता है। और ये सब मॉनेटरी आइटम होते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम क्या होते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कैरिड इन द टर्म शुड बी रिकॉर्डेड इन द रेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। और ये सब आइटम को हम लोग जिस रेट में हम लोग परचेस किए रहते हैं, जो फिक्स असेट्स रहता है, फिक्स असेट्स को नॉन मॉनेटरी आइटम बोलते हैं। और जिस रेट में हम लोग खरीदे रहते हैं उस रेट में रिकॉर्ड करते हैं। ये थियोरटिकल क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। एक कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। रिकॉग्नाइज द एक्सचेंज डिफरेंसेस क्या होता है, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजेस इन द सेटलमेंट ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस मॉनेटरी आइटम, रेट डिफरेंस फ्रॉम दोज विच आर द रिकॉर्डेड शुड बी रिकॉग्नाइज इन इनकम एक्सपेंसेस पीरियड। बोलता जो भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अभी रेट ऑफ ट्रांजेक्शन देखो क्या होता है, स्पॉट रेट क्या होता है, स्पॉट रेट क्या होता है, ट्रांजेक्शन ट्रांसलेटेड एट द रेट प्रिवेलिस इन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो डेट के दिन, जो डेट को ट्रांजेक्शन जो होता है, मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन होता है उस दिन जो रेट चलता है उसको हम लोग स्पॉट रेट बोलते हैं। स्पॉट रेट क्या होता है, ट्रांजेक्शन ट्रांसलेटेड एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस डेट को ट्रांजेक्शन हो रहा है उस दिन जो रेट चलता है उसे स्पॉट रेट बोलते हैं। एवरेज रेट क्या होता है, ऑल द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड। जितने भी एवरेज रेट क्या होता है, ऑल द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं एवरेज रेट में होता है। क्लोजिंग रेट क्या होता है,
बैलेंस ऑफ मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट बोलते हैं यहाँ पर। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? रेट ऑन दैट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। बैलेंस शीट नॉन मॉनेटरी आइटम का जो रेट रहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट रहता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ कि कैसे हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। डेट के ट्रांजेक्शन गेन होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, कैसे देख लेना। अभी लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है वाइंड अप हो जाना, क्लोज हो जाना। वाइंड अप में भी वॉलेंट्री हो सकता है और कंपलसरी हो सकता है। जो कंपनी बंद होती है वॉलेंट्री भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर एट द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंड अप। जब वाइंड अप स्टार्ट होता है तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। इट द कंसिस्ट 3 डिवीजन, जिसके अंदर असेट्स होता है, लाइबिलिटीज होता है और शेयर होल्डर, 3 चीज़ें होता है यहाँ पर। आगे लिखा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज प्रिपेयर। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट के तौर पे हम लोग बनाते हैं। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पेड एज ए लमसम फीस और परसेंटेज ऑफ असेट्स रियलाइज जो होता है उसके ऊपर कभी कभी पेमेंट करते हैं, कभी कभी पेमेंट करते हैं क्रेडिटर के ऊपर। शेयर होल्डर कंट्रीब्यूशन ऑन वाइंड अप अराइजेज ड्यू टू द लॉस और इंक्रीजेस इन लाइबिलिटी। जब लॉस होता है, जब लाइबिलिटीज होता है तभी शेयर होल्डर को पैसा पेमेंट करना पड़ता है लिक्विडेशन के अंदर। अंडर राइटिंग क्या होता है यहाँ पर? तो अंडर राइटिंग इज ए गारंटीज बाय द अंडर राइटर कंपनी मेकिंग द पब्लिक इशू। जब कंपनी पब्लिक को इशू करती है तो जो गारंटी देते हैं अंडर राइटर क्या देते हैं? गारंटी देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग बोलते हैं। बैंक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बैंकर्स हो गए, स्टॉक ब्रोकर हो गए, रजिस्टर विद द सेबी टू बी एक्ट एज ए अंडर राइटर। अंडर राइटर के तौर पे कौन कौन काम करता है? बैंक काम करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर करते हैं, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। अंडर राइटर आर पेड कमीशन एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इशू प्राइस सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी इशू प्राइस रहता है उसके ऊपर कुछ कमीशन इनको दिया जाता है। फॉर्म अंडर राइटिंग इज द गारंटीड एग्रीमेंट सब्सक्राइब द सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स डिपॉजिट अंडर द कमिटमेंट। जो कमिटमेंट के हिसाब से फॉर्म अंडर राइटिंग मीन्स क्या होता है? फॉर्म अंडर राइटिंग मीन्स होता है एग्रीमेंट होता है जो सब्सक्राइब सर्टेन नंबर ऑफ शेयर डिस्प्यूट टू दी अंडर राइटिंग कमिटमेंट। अंडर राइटर क्या करता है? कमिटमेंट किया रहता है कि इतना शेयर मैं लूंगा, ये खुद की खुद सब्सक्राइब करूंगा, उससे हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग बोलते हैं। मार्क एप्लीकेशन आर एप्लीकेशन रिसीव थ्रू दी अंडर राइटर्स। जो अंडर राइटर के पास से एप्लीकेशन रिसीव होता है उससे हम लोग मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। अनमार्क एप्लीकेशन रिसीव डायरेक्टली। जो कंपनी डायरेक्टली एप्लीकेशन रिसीव करती है उसे हम लोग अनमार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है अंडर राइटर्स लायबिलिटी डिसाइडेड एज पर दी एग्रीमेंट के हिसाब से आती है। एलएलपी में क्या होता है यहाँ पर? तो जो एलएलपी है इट इज द वर्ड देखो यहाँ पे क्या लिखा है एलएलपी के लिखा है इट इज द वर्ड रिन्यू फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज द रजिस्टर एज पर दी एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। एलएलपी का जो एक्ट है वो कौन सा है? 2008 है। और दूसरा यहाँ पर लिखा है कि मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म दी एलएलपी। एलएलपी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। इट मस्ट हैव द 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसके अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना कंपलसरी है। आगे यहाँ पर लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर इज द लिमिटेड टू बी कंट्रीब्यूशन। जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहता है उतना ही लाइबिलिटीज रहता है इनका। यहाँ पर एलएलपी द सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है। एलएलपी में क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अब पार्टनरशिप फॉर्म में भी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। पार्टनरशिप फॉर्म को भी हम लोग एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आर टू बी प्रिपेयर एज पर दी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब एज पर एलएलपी एक्ट 2008। जो एलएलपी एक्ट 2008 है इसके बेस पे क्या बनाया जाता है? एलएलपी का फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। तो इतना आप कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेना स्टूडेंट।